नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का एमबी फोकस में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो पेशे से चिकित्सक हैं और साहित्यकार के साथ साथ व्यंग्यकार भी हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर रामरेखा सर से और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। सर, हमारे एमबी फोकस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको। सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप एक साहित्यकार भी हैं और व्यंग्यकार भी हैं, तो आपके पसंदीदा कवि कौन हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन हम जिस ज़िले में हैं, जिस ज़िले के वासी हैं, तो हमारे यहाँ से राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हुए हैं। बहुत बड़े कवि हैं राष्ट्र के और हिंदी के जाने माने कवि हैं। वो हमारे बहुत बहुत प्रिय कवि हैं। और आपको मैं जानकारी दूं कि उनके नाम पर जो यहाँ समिति बनी हुई है, दिनकर जयंती समारोह समिति, तो मैं उसका महासचिव हूँ। मैं अब आगे 23 सितंबर को उनकी जयंती फिर मनाई जा रही है। हर साल हम लोग मनाते हैं, फिर मनाएंगे जी। तो मैं चाहूँगी कि उनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। देखिए, है क्या कि दिनकर जी कालजयी कवि, कालजयी साहित्यकार इसीलिए हुए कि उन्होंने भी समाज की जो वास्तविकता थी, जो समाज का यथार्थ था और जो आने वाला यथार्थ था, एक तो है वर्तमान अभी जो देख रहे हैं, लेकिन कवि को युग दृष्टा और युग सृष्टा बोला जाता है, क्योंकि वह आगे तक का देख लेता है। एक कहावत है ना, जहाँ न जाए रवि वहाँ पहुँचे कवि। हाँ, है ना। तो वो कवि जो होता है सो आगे के कई युगों को पार करके देख लेता है आने वाला टाइम कैसा होगा, और उस पर भी उसकी कलम चलती है। ये उसके कालजयी होने का कालजयी होने का प्रमाण भी है और कसौटी भी है। तो दिनकर जी जिस युग में थे, वो तो भारत को स्वतंत्रता मिली, उसके बाद राज्यसभा के सदस्य भी रहे, एमपी रहे वो। तो आगे का जो उस समय बड़ा फेयर था, जिसमें वो एमपी थे या जिसमें वो कवि थे। लेकिन आने वाले समय के रूप में उन्होंने देखा कि हमारे देश में, हमारे राज्य में धार्मिक उन्माद, जातीयता, जातिवाद चरम पर होगा। तो इसलिए उन्होंने जो रश्मिरथी लिखा था, रश्मिरथी जो है, उसमें कर्ण का जो चरित्र है, तो कर्ण के माध्यम से उन्होंने समाज के इन्हीं कुरीतियों और कुसंगतियों पर प्रहार किया था। उसी का एक लाइन है, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। तो ये है। प्लस आप देखेंगे, उन्हें ऐसा आभास हुआ था कि आने वाले दिनों में देश के नौजवान, युवा, छात्र काफ़ी मशक्क़त में, काफ़ी संघर्ष में जिएंगे और काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होगा उनको। तो इस फ्रस्ट्रेशन से उनको बचाने के लिए उन्होंने रश्मिरथी का जो खास करके तीसरा सर्ग है, उसको आप पढ़ेंगे तो एकदम बिल्कुल माने अंदर से माने काफ़ी आप पर प्रभाव पड़ेगा, किसी पर भी। माने एक कहावत है कि मुर्दों में जान फूंक देना, तो मुर्दों में जान फूंकने की औकात उस रचना में है, उनकी रचना में। जैसे देखिएगा तृतीय सर्ग में है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमान कभी विचलित होते, दुख व्यंग बिना धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो ये सब लाइन कितना इंथुजियास्टिक है, नहीं? काफ़ी ये है। उसी में आप देखेंगे उनका जो आप इनकी बहुत सारी पंक्तियाँ लोग कोट करते हैं, भाषणों में बोलते हैं, वो जगाने के लिए बोलते हैं। एक है ना कि गुण बड़े, एक कोई आदमी बहुत निराश हो, उसको आप सुनाइए, देखिए वह निराशा से खड़ा होके फिर तुरंत दौड़ने लगेगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मोटिवेट हो जाता है। तो ये जो लाइन है कि गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। कई बार आपको लगता है कि हमसे कुछ नहीं हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते, निराश जब आदमी होता है तो लगता है कि हमसे कुछ हो ही नहीं सकता है। वैसे समय में उसको इन पंक्तियों को सुनाना
कोरामीन का इंजेक्शन देने के बराबर है। जी बिल्कुल। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मगर दिया जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। क्या बात नहीं, है। सबसे जी काफ़ी बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी जोश आता है इसमें। जी और उनको आपने देखा होगा, वो आने वाले समय का, जैसे अभी का जो समय है, जी। वो तो 1974 में दिनकर जी मर गए। मरे हुए काफ़ी साल हो, 74 से लगता है 50 साल अब होने चला। हाँ, 50 साल हो गए उनको मरे हुए। जी तो आने वाले समय में देख रहे थे संबंधों में कितनी करवाहट होगी, कितना खटास होगा, संबंध कितने डायलूट हो जाएंगे। तो आदमी का आदमी पर से विश्वास रह नहीं पाएगा। जी तो कर्ण के माध्यम से ही, कर्ण और दुर्योधन की जो दोस्ती थी, जी नहीं, एक बहुत गरीब, बहुत जी उपेक्षित, नहीं, जी जी कर जाति के नाम पर भी उपेक्षित था कर्ण, जी बिल्कुल। तो उसको बहुत प्रलोभन दिया गया। कृष्ण गए उसके यहाँ कि हम तुमको ये पांडव की तरफ आ जाओ, दुर्योधन का पक्ष छोड़ दो, हम तुम्हें राजा बना देंगे, तुम जी हट जाओगे तो महाभारत रुक जाएगा, जी तुम्हारे ही बल पर ये कर रहा है दुर्योधन। जी तो इतने सारे प्रलोभनों से वह डिगा नहीं डिगा, कहा कि नहीं मैं वहीं रहूँगा। वो आपको वो बोला था, मित्रता बड़ा अनमोल रत्न, कब जी इसे तौल सकता है धन। कृष्ण को जवाब दिया उसने, जी कृष्ण उसको फुसलाने का कोशिश किए जी कि उसको फोड़ के अपने पक्ष में ले आए तो महाभारत बिना लड़े हुए जीत रुक जाएंगे, जाएगी। जी लेकिन उसने, वह बिका नहीं। ये बहुत बड़ा चरित्र है। जी आप बिल्कुल। देखेंगे दिनकर जी के रश्मिरथी लिखने के बाद कर्ण का जो चरित्र गौण था वो उभर हावी हो गया गया, है। जी उभर जी गया वो। तो उसी में बोला, मित्रता बड़ा अनमोल रत्न, कब इसे तौल सकता है धन। धन दौलत की है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर रख दूं। ये उसका ये था। पंक्ति जी जी हाँ कहा गया था। हाँ। तो कहने का मतलब कि आने वाले समय, जैसे अभी की जो चुनौती है जी जो भी, तो उसको भिन्न भिन्न पात्रों के माध्यम से उन्होंने रखा है। ये बहुत बड़ी सफलता उनकी थी, और जी इसीलिए लोग आज भी याद करते हैं, क्योंकि आज के सवाल का भी जवाब उनके साहित्य में मिलता है। सर आपकी पहली पुस्तक व्यंग पुस्तक जो हाँ है वो एक लेखक की नर्क यात्रा, हाँ हाँ। तो ये जो टाइटल है एक लेखक की नर्क यात्रा, ये आपके मन में कैसे आया? ये जो है एक लेखक की नरक यात्रा जो किताब है, जी उस पुस्तक में 31 व्यंग लेख हैं। जी उसमें से एक लेख है एक नरक यात्रा वाले। तो मुझको आइडिया उसमें ऐसे आया कि एक लेखक जिसको आप काफ़ी इज्जत करते हैं, काफ़ी आदर देते हैं, जी उसका बहुत नाम है, काफ़ी लोग उसकी सराहना करते हैं, जी लेकिन उसके जीवन के अंदर झांक करके आप देखेंगे वह कितने अर्थाभाव में रहता है, जी कितनी मशक्क़त में रहता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ मुझे बहुत सालती थी अंदर से, तो इसीलिए मैंने उसको लिखा कि लेखक को कैसे कैसे दौर से गुजरना पड़ता है, कैसे दौर से गुजरता है। बहुत महान तो हो गया, मगर उसको महानता की राह में जी कितने सारे पापड़ बेलने पड़े, जी कितने सारे कष्ट झेलने पड़े। जी इसी की वजह से हमको इस ओर मेरा ध्यान आकृष्ट हुआ। सर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया लोगों से जुड़ने का, मिलने का, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सर। आपकी टीम को और इस स्टूडियो को। थैंक यू सर। प्रणाम। मैं आप दर्शकों से कहना चाहूँगी कि अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे फेसबुक पेज MB फोकस को फॉलो करें और हमारा यूट्यूब चैनल MB फोकस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें प्लीज़। धन्यवाद।